हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि फ़र्स्ट काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपके एंट्रेंस आपने अभी दिया होगा, रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे फ्रेंड्स जो क्वालिफाइड हुए हैं, कुछ यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड भी हुए हैं। तो नॉट क्वालिफाइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर हताश हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो अब काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में वही बैठेंगे। तो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपकी आ चुकी है अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग, तो इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि काउंसलिंग से आपको यहाँ पर पूरी करनी है, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, पूरा यहाँ पर डिटेल में वीडियो है, इसको पूरा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फ़ीस कितनी लगने वाली है, सिक्योरिटी फ़ीस आपको कैसे जमा करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगवाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम करेंगे यहाँ पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन। जैसे ही ओपन होती है तो इसको हम दोबारा से एक बार रीओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, क्रैश चल रही है आई थिंक। तो ये मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओपन नहीं हो रही होती है, तो यहाँ पर देखिए इसको ओपन नहीं किया जा रहा है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आपकी सीट मैट्रिक्स है, इसको आपको देखना है अच्छी तरीके से, कहाँ कहाँ पर कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं और कहाँ पर आपकी प्राइवेट सीटें हैं, ठीक है। तो प्राइवेट और यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए कितने कितने % चांसेस आपकी क्रिएट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करवाना चाहिए और कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करवाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन इस तरीके से आपके मूव हो रखे हैं। तो फर्स्ट में ही आपकी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपको दिख रही है, तो इसको स्टॉप करके सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे किसी भी PDF ओपनर से। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आ चुकी है आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो प्रोसीजर किस तरीके से है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, आपकी 22/6/2024 से, और चॉइस फिलिंग भी आप साथ ही में करा सकते हैं। देन एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आप 27/6/2024 तक करा पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, 22 और 27 में ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, देख पा रहे होंगे, क्योंकि आपका देखिए 6 मंथ में ही इसको कंप्लीट कराने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, आपका जो सीट अलॉटमेंट आता है वो आपको यहाँ पर 30/6/2024 को देखने को मिल जाएगा। देन एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है और डिक्लाइन करना होता है। डिक्लाइन का मतलब है कि आप उसे सीट को लेना नहीं चाह रहे हैं, और एक्सेप्ट मतलब होता है कि आप उस सीट को यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक कर रहे हैं, यानी कि आप उसको लेना चाह रहे हैं सीट को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उस सीट को। देन रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस, और जो आपको कॉलेज मिला है, जहाँ पर आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर आप रिपोर्ट करें, यानी कि आपको जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। तो ये प्रोसीजर आपको 1 से लेकर के 8 के बीच में आपको करा लेना है, ठीक है। तो 1/7/2024 से लेकर के 8/7/2024 के बीच में इस प्रोसीजर को आप कंप्लीट करेंगे। देन एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन, तो ये आपका लास्ट डेट है। इसके बाद कोई भी अगर आप रिपोर्टिंग कराने जाते हैं तो उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से पता होगा। तो टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टाइमिंग भी आपकी दे रखी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे जर्नल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जानना इनके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ कह सकते हैं कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हो चुके हैं, यानी कि एलिजिबल हैं कैंडिडेट काउंसलिंग करवाने के लिए, तो वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे फ्रेंड्स, अपने ID पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो कैंडिडेट यहाँ पर पे करेंगे काउंसलिंग के लिए। पेमेंट आपका रहेगा 500 रुपये, जो कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और इसको नॉन रिफंडेबल कहा गया है, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगी। देन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी है फ्रेंड्स। आपकी सिक्योरिटी फ़ीस भी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशंस हैं फ्रेंड्स जो कि आपको फॉलो करनी होती है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फ़ीस। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवाई, ठीक है, तो काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट नहीं मिली, तो सीट अलॉट नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई सीट आपको अलॉट होती
तो अगर अलॉट होने के बाद आपने इस पर एडमिशन नहीं लिया होता या फिर इसको डिक्लाइन कर दिया होता तो आपकी इस टर्म एंड कंडीशन में आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपको वापस नहीं मिलती। अगर एक सिंपल वे में आपको समझाएं फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप उस पर एडमिशन ले लीजिए। अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी वापस चाहते हैं तो सिक्योरिटी का पेमेंट आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, वो अपने पास ही जब्त कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी टर्म एंड कंडीशंस ये है कि अगर आपको सीट मिली है और आपने क्या किया, उसको डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन सीट करने के बाद अगर आप अपनी सिक्योरिटी फ़ीस चाहते हैं तो वो सिक्योरिटी फ़ीस भी आपको नहीं मिलेगी। देन थर्ड आपकी टर्म एंड कंडीशंस ये है कि जब आपको सीट अलॉट होती है उसके बाद आप रिपोर्टिंग कराने नहीं जाते, यानी कि एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं, देन आप सिक्योरिटी फ़ीस की अपनी यहाँ पर डिमांड रखते हैं कि आपको वापस मिले, तो वो वापस नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर काउंसलिंग करा रहे हैं फ्रेंड्स तो सोच समझ करके आपको काउंसलिंग करानी है। अगर आपको सीट मिलती है तो आप एडमिशन लें और ऐसे ही कॉलेज को फिल करें जो आप कॉलेज चाहते हैं। अगर मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस तो कम से कम आपको वापस मिल जाएगी, आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा। देन दूसरी बात फ्रेंड्स, देखिए कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो सीट यहाँ पर मिलने के बाद में उसका क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते, यानी कि उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते और ना ही उसे डिक्लाइन करते हैं। तो इस टर्म एंड कंडीशन में भी आपकी सिक्योरिटी फ़ी वापस नहीं होती है, आपको एक्शन लेना ही होगा। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या डिक्लाइन कीजिए। डिक्लाइन करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस आपके एडमिशन फ़ी में ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अपने नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पर जो पेमेंट आप करेंगे फ्रेंड्स, वो किस तरीके से आपको करना है, वो ऑनलाइन माध्यम से आपको करा लेना है। देन जैसे ही आपकी यहाँ पर कोई भी सीट आप मान लीजिए आपको मिल जाती है तो आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपको सबमिट करनी होती है, जो आपकी रहेगी 40,000 रुपये का पेमेंट। और यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने कोई भी कॉलेज मिलने के बाद में आपने 40,000 का पेमेंट किया और रिपोर्टिंग कराने आप नहीं गए और रिपोर्टिंग टाइम आपका मिस हो गया, यानी कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जा चुका है और उसके बाद आप पहुँच रहे हैं तो भी एडमिशन आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग टाइम के रहते ही आपको सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी सी ये आपको इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करेंगे। देखिए जब आप कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, आपकी सीट अलॉट जहाँ पर आपको हुई है उस कॉलेज में जाएंगे तो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट्स का। तो उसमें आपको क्या है कि अलग से थोड़ा सा पेमेंट और करना होता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी कह सकते हैं या फिर आपको एडमिशन फ़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अलग से पेमेंट करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने कोई प्राइवेट कॉलेज फिल किया और बाद में आपको इश्यू क्रिएट हो गया कि आपको ये कॉलेज नहीं लेना है या फिर आपको इसमें एडमिशन अपना कैंसिल करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ बता रखा है कि अगर आप एडमिशन लिए हो किसी भी कॉलेज में, ठीक है, और बाद में आपको कोई इश्यू क्रिएट होता है या फिर उसको एडमिशन को आप क्या कराना चाहते हो, कैंसिल कराना चाहते हो, तो रिज़ाइन देना चाहते हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 40,000 का पेमेंट और आपका काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी जब्त कर लेते हैं, वापस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोच समझ करके अपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कराएं। देन उसके बाद देखिए एक टर्म एंड कंडीशन और दे रखी है, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड की बात कर रहे हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज एट अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फ़ी। आपकी ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सीट अलॉट हुई, ठीक है, कोई भी राउंड, यहाँ पर स्पेशली मॉपअप की बात कर दे रहे हैं लेकिन कोई भी राउंड की बात करें तो सीट अलॉट हुई तो आपने क्या किया, एडमिशन नहीं लिया और सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपने सबमिट कर दी है या नहीं की है, तो यहाँ पर इन दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होगा, ये आपका वापस नहीं होगा, ठीक है, इसको जब्त कर लिया जाएगा अगर आप रिपोर्टिंग कराने कॉलेज में नहीं जाते हो जहाँ पर आपको सीट मिली है, ठीक है। तो सिक्योरिटी फ़ी और सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपकी दोनों ही क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको ये सेफ़ रहेगी। अगर आपने इसको क्या किया, रिज़ाइन किया या फिर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई तो इसमें क्या करते हैं, इसको जब्त कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपकी वापस नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको खुद पढ़ लेना है फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से। देन उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, अपनी काउंसलिंग फ़र्स्ट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे ही नीचे आएंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी राउंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहेगा, तो क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में अपना आईडी पासवर्ड का लॉगिन, जैसे मैंने बताया, उसको क्या करेंगे, आईडी पासवर्ड का लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो आपकी दे रखी है, कैंडिडेट नेम, फादर, मदर, उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं या कैटेगरी, सब कैटेगरी, एड्रेस, ठीक है, तो ये सारी आपको क्या करना है, डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, फिल करना है।
ये प्री फिल हैं, ठीक है, सॉरी, ये ऑटोमेटिकली प्री फिल आएंगे आपके। तो कैंडिडेट हु हैज़ मार्क अपीयरिंग्स इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू बी अपलोडेड 10+2 मार्क्स, ठीक है, आपके ये मार्क्स अपलोडेड होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट क्या है, विल ऑल्सो हैव टू अपलोड द 10 की आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू अपडेट देयर डोमिसाइल स्टेटस, जो भी रहेगा आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको फिलअप करना है, यस नो, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका माइनॉरिटी स्टेटस जो भी है, आप जिस भी रिलीजन से हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये डोमिसाइल, माइनॉरिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। देन कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपडेट देयर जेंडर इन्फॉर्मेशन भी आपको करनी है। ऐसा होता है कभी कभी रॉन्ग फिल हो जाती है, तो उसको भी आप सही से अच्छी तरीके से चेकआउट करके तभी उसको फिलअप करें। देन कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट अपने यहाँ पर 500 रुपी, देन 5000 का पेमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी टर्म एंड कंडीशंस आपको बताई थी, उसी तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो वापस मिल जाएगी। बोथ फी विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू ए सिंगल पेमेंट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, सिंगल पेमेंट होगा, अलग अलग पेमेंट आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस इसको कहा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए, जब आपको कभी भी यहाँ पर कह सकते हो कि ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल पर, एक मिनट, तो इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे। तो ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल पर आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कैंडिडेट अपनी पसंद से कोई भी चॉइस को फिल कर सकता है, कोई भी कॉलेज की कोई भी चॉइस आप फिल कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको ऑर्डर में लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चॉइस प्रेफरेंस में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब ऐसा होता है रिजल्ट आएगा आपका, तो उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आता है, तो आपको इस तरीके के कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। तो ऑप्शन आपको 1 देखने को मिलेगा एक्सेप्ट, ऑप्शन 2 आपको फ्लोट देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट एंड फ्लोट, यानी कि आप अपग्रेड करवा रहे हैं तो उसके लिए है। तो थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्लाइन के लिए, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को आपको समझना ज़रूरी है। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्ट है। अगर आप एक्सेप्ट करें, आपको पसंद आ गया कॉलेज जो आपने फिल किया था, या फिर उसको आप कॉलेज को चाह रहे थे, तो उसे क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के बाद उसको फ्रीज़ कर दीजिए, अपनी 40,000 का पेमेंट कर दीजिए, सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपको ज़रूर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने क्या किया, सीट को कंफर्म किया, अब आप उस सीट को क्या करा रहे हैं, फ्री, यहाँ पर क्या फ्लोट करा रहे हैं, यानी कि आप उसे अपग्रेड कराना चाहते हैं। तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपकी तो वो सीट रहेगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कि अगर आप ये सोचते हैं कि उससे भी अच्छा कोई दूसरा कॉलेज है, तो यहाँ पर हम उसको अपग्रेड करा दें, तो आप इसे अपग्रेड करा सकते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन को चूज़ करने के बाद, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद देखिए डिक्लाइन की बात करेंगे। तो डिक्लाइन का मतलब होता है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं कि आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आप उससे डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उस सीट को चाहते ही नहीं हैं। तो देखिए ऑप्शन 2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आप कर लिया सीट अलॉट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2, आप उसे अपग्रेड करवाना चाहते हैं और राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी फ्लोट कराना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्शन 2 का चूज़ करके उसको थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो आप उठा सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही रहता है। अगर आपके हिसाब से हो तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो इसको ध्यान रखें। फेलियर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन विद द डेट एंड टाइम्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल विल लीड टू, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई सीट आपको अलॉट हुई, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही मैंने बताया सिक्योरिटी फ़ीस को लेकर के ये आपकी क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो वही टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर समझा दी गई हैं, तो उसको बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने ऑप्शन चूज़ कर लिए, तो 40,000 का पेमेंट आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आपको ऑनलाइन माध्यम से ही अपना यहाँ पर चालान के थ्रू, ठीक है, आपका चालान हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको फ़ी को ट्रांसफ़र कर देंगे। देन उसके बाद देखिए आपकी ये, जैसे कि मैंने बताया कि 2,000 रुपये का पेमेंट लगेगा जब आप अपना एडमिशन लेने जाओगे, यानी कि आपकी एडमिशन फ़ीस है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इन चीज़ों को समझना, किस तरीके से आपके ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन। अब यहाँ पर आपको सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं, ठीक है।
तो देखिए, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ए वन सेट ऑफ द सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड सीट। ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, बट एक उसके पास में क्या है, एक सेट बनवा लीजिए आपके सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उसकी फ़ोटो कॉपी होंगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, उसको कॉपी के रूप में आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके सबमिट हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आफ्टर ये बीएससी नर्सिंग, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट सबमिट हुए थे ओरिजिनल, वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको प्रिंट आउट करवा लेना है, वो आपका सबमिट होने वाला है। 5 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड के साथ में। फ़ी डिपॉजिट जो आपने की थी 40,000 का पेमेंट, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास में है वो आप लेकर के जाएँ। वेरिफिकेशन सीट आपकी किस तरीके से देखिए यहाँ पर होगी, जो आपने मान लीजिए वेरिफिकेशन सीट आपने अपलोड की थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग एट द एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरा था तो वेरिफिकेशन सीट आपको मिली होगी, तो वो भी आपको लेकर के जानी है। पासिंग सर्टिफिकेट मार्क्स जो भी आपके 10th 12th में रहे होंगे वो आपको लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग ऑफ द डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ पर इस तरीके से शो हो रखी है सर्टिफिकेट में, वही होनी चाहिए, मैच होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका एक दूसरे से मैच हो, डेट ऑफ बर्थ भी सारी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इशू कंप्लीट ना छोड़ें, उसको हर एक इशू को अपना पूरा रखें, क्योंकि देखिए कोई भी टाइम पे वेरिफिकेशन होगा तो आपका कुछ भी मिस्टेक हुई तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार साबित हो सकता है। देन 12th की जो मार्कशीट है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है आपके पास में तो वो आप ले जा सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ले जाइएगा। देन ऑल भी है यहाँ पर देखिए, जैसे कि द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास में, जो कि तहसील से बना हुआ होना चाहिए, वो आप लेकर के जाएँ। OBC और EWS का सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएँ। तो ये आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी पहले इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर PWBD का अगर सर्टिफिकेट है तो आप उसे लेकर के जाएँ। फ्रीडम फाइटर से हैं तो वो लेकर के जाएँ, ठीक है। फ्रीडम फाइटर से अगर आप हैं तो आप लेकर के जाएँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू आपको बनवाना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है तो वो लेकर के जाएंगे अपना सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि यहाँ पर अथॉरिटी जो कि आपकी कंपोनेंट अथॉरिटी होगी उससे आपका इशू होना ज़रूरी है। NCC का हो तो ये आपका जहाँ पर आपने प्रिस्क्राइब किया था, यानी कि बटालियन ऑन द प्रिस्क्राइब आपने जहाँ से कंप्लीट की थी, वो आपका NCC का सर्टिफिकेट आपको दिए होंगे तो वो लेकर के जाएंगे। उसके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होगा तो वो आपके पास में, तो वो लेकर के जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रेड में कुछ ये पॉइंट दे रखा है, इसको समझें। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डू नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो, देयरफॉर 31 से लेकर के आपका 5/8/2024 तक शाम के 6 बजे, ठीक है, द काउंसलिंग सिक्योरिटी एंड हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मान लीजिए जब आपने एडमिशन लिया, ठीक है, कॉलेज में, तो जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पर क्या होगा कि जो रिज़ाइन नहीं किए होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो, जब आपकी रिज़ाइन करने के लिए आपकी एक विंडो ओपन होती है। अब मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, रिज़ाइन के लिए डिक्लाइन किया, यानी रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो रिज़ाइनेशन विंडो आती है आपकी आएगी, वो कब आएगी, 31 से लेकर के 5 तारीख के बीच में आएगी, शाम के 6 बजे तक। तो जो सिक्योरिटी फ़ीस है फ्रेंड्स, अगर आपने उसको रिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर जो एडमिशन फ़ीस है और सिक्योरिटी फ़ीस है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जब्त कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं तब, तो रिज़ाइन के लिए भी एक अलग से आपके पास में एक विंडो ओपन होती है। रिज़ाइन कब करना होता है वो भी आपको समझना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन लिया, ठीक है, आप सेकंड में आपने क्या किया, फिर से आपने काउंसलिंग कराई, यानी कि फ्लोट कराया था, उसमें आपको कोई सीट अलॉट हो गई, तो आपने फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में एडमिशन मिला था उसको आपको रिज़ाइन करना होता है, ठीक है। और रिज़ाइन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, एक विंडो ओपन की जाएगी, ठीक है, लिंक आएगा, तो उससे रिज़ाइन कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपने जो पेमेंट सबमिट किया था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पेमेंट किया था और सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट की थी, ये दोनों ही चीज़ें आपकी क्या कर ली जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी, आपको वापस नहीं की जाएगी, यानी कि सेकंड में भी आपको फिर से अपना पेमेंट सबमिट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है, तब जा कर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा समझनी पड़ती हैं, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए ये वीडियो मैंने पूरा एकदम डिटेल में आपके साथ में शेयर किया था।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग विदाउट पेमेंट और द काउंसलिंग सिक्योरिटी फी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेशन लिया, ठीक है, 5000 का उसने पेमेंट किया तो सिक्योरिटी फ़ी का, तो अगर वो राउंड 2 में यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना चाहता है तो उसको यहाँ पर 5000 रुपये का जो पेमेंट है वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वही सिक्योरिटी फ़ीस उसकी सबमिट रहेगी, तो दोबारा से सिक्योरिटी फ़ी आपको सबमिट नहीं करनी है। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ में कंप्लीट वीडियो शेयर कर देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करना ना भूलें।